कहते हैं हार्ट फेलियर सोडियम रिटेंशन काज करवाता है। तो हार्ट फेलियर में आपको पता है कि रीनल परफ्यूजन जो है वो कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट रास एक्टिवेशन होती है और जो एल्डोस्टेरोन है वो सोडियम वाटर रिटेंशन करवाते हैं। 22 साल का बंदा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आया आफ्टर एक्सरसाइज, उसको हो जाती है। तो मेरे हिसाब से कोई पैथोलॉजी नहीं है, तो नॉर्मल है कि आप में से कोई भी भागेगा तो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी। तो ये आपने चेक कर लेना है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में एडिमा क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। हमें पता है कि हार्ट फेलियर में ब्लड प्रॉपर्ली फ्लो नहीं करता। ऐसा एज अ रिजल्ट जो प्रेशर है, इंट्रा जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो वेसल्स में ज़्यादा होते हैं और उसकी वजह से एडिमा होते हैं। अपने पास आ गया वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस बेस्ट डिस्क्राइब पैथोफिजियोलॉजी प्रोडक्शन ऑफ पल्मोनरी एडिमा। हार्ट फेलियर वही बात, इंट्राहाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होना। 58 ईयर ओल्ड बंदा है और वो एडमिट हुआ है एक्यूट हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडिमा के साथ। ऑन एग्जामिनेशन डिस्पनिया है, क्रैकल्स हैं। तो मतलब हार्ट फेलियर का पेशेंट है, अब उसको डिस्पनिया भी है साथ में। इन शॉर्ट उसको प्लूरल एफ्यूजन है, फिर पल्मोनरी एडिमा है। अगर पल्मोनरी एडिमा है तो उसके लिए आप क्या दोगे? उसके लिए लूप डायरेटिक्स बेस्ट है। तो ये आपको पता है। हम लोग इनमें से भी अगर पूछे कि लूप डायरेटिक्स में से बेस्ट क्या है तो उसमें फ्यूरोसामाइड है, सही है। और हम में से अक्सर लोगों ने आईवी लासिक्स दी होती है पेशेंट्स को ना, तो वो फ्यूरोसामाइड ही है। तो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए लूप डायरेटिक्स बड़े अच्छे हैं हार्ट फेलियर के पेशेंट में। प्लूरल एफ्यूजन आई है हुई है एक बंदे को और 1.006 है, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है। इन शॉर्ट ट्रांसुडेटिव है, सही है। ट्रांसुडेटिव एफ्यूजन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा। स्पेसिफिक ग्रेविटी का कुछ जो मैंने याद रखा हुआ है ना कि कुछ ताल्लुक होता है प्रोटीन्स के साथ, प्रोटीन्स कम है कि ज़्यादा है, सही है। तो इसकी कम है तो कम प्रोटीन्स, इन शॉर्ट ट्रांसुडेटिव एफ्यूजन। और उस वो हार्ट फेलियर करवाते हैं या मतलब कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होता हो। ड्रग मोस्ट अप्रोप्रिएट एज सिंगल थेरेपी फॉर माइल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या है? एस इनहिबिटर है। ठीक है, हमें पता है कि एस इनहिबिटर जो है अर्ली जो आप स्टार्ट करवाते हो हार्ट फेलियर के पेशेंट को, तो एस इनहिबिटर कह सकते हैं ड्रग ऑफ चॉइस है। उसकी वजह ये है कि एक तो ये कार्डियक रिमॉडलिंग को भी इनहिबिट करती है, ऐसे ही है। और सेकेंडली आपको पता है इसके फायदे बड़े, मतलब प्री लोड को कम करेगी, आफ्टर लोड को कम करेगी, सही है ना। सोडियम मतलब रास इन शॉर्ट ये एक्चुअली रास के सिस्टम को करते हैं ना इनहिबिट, तो सोडियम वाटर रिटेंशन को रोकेगी। तो ये फर्स्ट मतलब माइल्ड केस में सबसे अच्छी है ये। उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप बीटा ब्लॉकर्स वगैरह ऐड कर सकते हो और डायरेटिक्स भी दे सकते हो अगर आपको सिम्प्टोमेटिक रिलीफ चाहिए। मैनिटोल हार्ट फेलियर में मेक प्रेसिपिटेट पल्मोनरी एडिमा। आपको पता है मैनिटोल एक डायूरेटिक है और हम लोग जैसा इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज्ड हो तो उसमें देते हैं। ये कहते हैं कि यार हार्ट फेलियर में वो कंट्राइंडिकेटेड है, खास तौर पे मतलब कंट्राइंडिकेटेड तो नहीं है लेकिन पल्मोनरी एडिमा काज करवा सकती है, तो अवॉइड करनी चाहिए, बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? आप इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सोचें, ये क्या चीज़ है? ये ओस्मोटिक डायूरेटिक है, ऐसे ही है। ओस्मोटिक डायूरेटिक ये है कि आप इसको आईवी दे देते हो और ये ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ाती है। एज ए रिजल्ट मतलब ये वेसल्स के अंदर रहती है, एज ए रिजल्ट ये पानी को खींचती है। पानी को अंदर खींचती है तो वेसल्स में वो पानी ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा पानी की वजह से जब किडनी की परफ्यूजन ज़्यादा होती है तो उसका जीएफआर ज़्यादा होता है और ज़्यादा यूरिन आता है। आई समझ? तो पहला स्टेप ये होता है कि ये जो अपने पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसको ज़्यादा करती है, ऐसे ही है ना। मतलब इंट्रा सॉरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को पहले बढ़ाएगी, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा करेगी, वो ज़्यादा प्रेशर वेसल्स में जाएगा और उधर जाके फिर वो उधर डायूरेसिस होगी। तो ये चीज़ हमारे कार्डियक पेशेंट के लिए तो नहीं सही ना। Congestive heart failure does not cause enlarged spleen. Pulmonary congestion हो mitral stenosis के पेशेंट में तो alveoli are lined by heart failure macrophages। जैसे देखें जब आपको पता है एक बंदे को ना हार्ट फेलियर चल रहा है और उसकी वजह से पल्मोनरी कंजेशन हो रही हो, लेकिन हो क्रोनिक,
शुरू-शुरू में तो नहीं होती ये चीज़, लेकिन जब क्रोनिक पल्मोनरी कंजेशन हो ना, उसके नतीजे में क्या होता है कि कैपिलरीज़ में से जो ये अपने पास आरबीसीज़ हैं, वो लीक आउट होके, पहले तो आपको पता है शुरू वाले स्टेज में, अर्ली स्टेज में प्लाज़्मा जाएगा सिर्फ़, ऐसे ही ना? अर्ली स्टेजेज़ में सिर्फ़ जो इधर प्लाज़्मा मौजूद होगा, इंट्रास्टैटिक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो जाएगा एल्वियोलाई के अंदर और पल्मोनरी एडिमा काज़ करेगा, सही है? लेकिन अगर क्रोनिकली चल रही हो ये चीज़, तो क्रोनिकली चलने की वजह से ना जो कैपिलरीज़ हैं, ये रप्चर कर सकती हैं, फट सकती हैं, और इनके फटने से जो आरबीसीज़ है ना, वो भी लीक आउट होना शुरू हो जाएँगे क्रोनिक लेटर स्टेजेज़ में इनटू द एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई में तो हमारे पास मैक्रोफेजेस मौजूद होते हैं। अब मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, वो इन एल्वियोलाई को एनगल्फ करेंगे और इनकी ब्रेक डाउन करेंगे। एज अ रिजल्ट हिमोसिड्रिन रिलीज होगा, हिमोसिड्रिन बनेगा एज अ बायो प्रोडक्ट कह लो आप, एज अ एंड प्रोडक्ट कह लो, तो वो बनेगा इन मैक्रोफेजेस के अंदर। तो ये हिमोसिड्रिन या फिर आयरन लेडन मैक्रोफेजेस जो होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं हार्ट फेलियर मैक्रोफेजेस। आई समझ ये सारा प्रोसेस कैसे होगा? अच्छा, एक 50 साल का बंदा है, एक मिनट हमने मिस तो नहीं कर दिया? इसमें हमने देखा ये लार्ज स्प्लीन हार्ट फेलियर मैक्रोफेजेस। अच्छा, तो वही लॉन्ग स्टैंडिंग, ये शर्त है, लॉन्ग स्टैंडिंग या क्रोनिक पल्मोनरी कंजेशन हो तो उसमें हार्ट फेलियर मैक्रोफेजेस बन जाते हैं। ट्रांसुडेटिव फ्लूइड सेकेंडरी टू हार्ट फेलियर इन प्लूरल टैब शोज फ्यू सिरोसा सेल्स। आपको पता है जो ट्रांसुडेटिव फ्लूइड होता है ना, जिसमें जो एक दो तरह का फ्लूइड्स होते हैं, हमें आइडिया है। एक होता है ट्रांसुडेटिव, एक होता है एक्सुडेटिव। ट्रांसुडेटिव होता है जो कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हो या फिर ऑनकोटिक प्रेशर कम हो, तो इन केसेस में वो लीक आउट हो जाता है प्लाज्मा बेसिकली। एक्सुडेटिव में इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन का रोल होता है और इसमें प्रोटीन्स भी ज़्यादा लीक आउट करते हैं। प्रोटीन्स जाती हैं, साथ में प्लाज्मा तो जाती ही जाता है। और इन्फ्लेमेटरी या इन्फेक्शियस में ये होता है कि आपको ना इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी मिलेंगे, जिस तरह के आपको न्यूट्रोफिल ज़्यादा मिल सकते हैं या फिर लिम्फोसाइट ज़्यादा मिल सकते हैं, ऐसे ही है। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं। अच्छा, जो प्लूरल एफ्लूएन है ना, उसके केस में आपको एक और फैक्टर अब एक्स्ट्रा मिल जाता है। वो ये है कि जो अपने पास होते हैं ना मेसोथेलियल सेल्स, उनको सिरोसा सेल्स भी कहते हैं ना, मेसोथेलियम के जो सेल्स होते हैं। तो वो अब अगर ट्रांसजेक्टिव एफ्लूएन है, तो उसमें आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसा इन्फ्लेमेशन नहीं है। तो जो कुछ मतलब कुछ सिरोसा सेल्स हैं, वो पाए जा सकते हैं। ट्रांसजेक्टिव फ्लूइड में ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन जो इन्फ्लेमेटरी एफ्यूजन होती है, उसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन चल रही होती है और प्लूरा की भी इन्फ्लेमेशन हुई होती है और प्लूरा को कह लो कि वीक हो जाती है, थोड़ी वेयर एंड टेयर होते हैं। एज ए रिजल्ट सीरस सेल जो मेसोथेलियल सेल है वो स्लफ ऑफ होते हैं और ज़्यादा जाते हैं। ठीक है? तो इस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि प्लूरल एफ्यूजन जो है वो ट्रांसुडेटिव है या एक्सुडेटिव है। अगर ज़्यादा है उसमें सिरोसा सेल्स, इसका तो मतलब है स्लफिंग ज़्यादा हुई है, इन्फ्लेमेशन वगैरह कुछ चल रही है। और अगर कम है तो मतलब नॉर्मल ही है, सिर्फ वो वैसे कुछ उतर के आ गई है, इतना मेजर नहीं है। ठीक है? तो ये चीज़ अपने पास आ गई। मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हार्ट फेलियर मैक्रोफेजेस क्या है? क्रोनिक passive congestion. A 50-year-old alcoholic man with chronic liver enlargement, prominent neck veins, सेंट्रीलोब्यूलर कंजेशन नेक्रोसिस, नटमैग लीवर के फीचर है। नटमैग जो राइट हार्ट फेलियर के पेशेंट में लिवर कंजेशन होती है ना, तो उसमें जो सेंट्रीलोब्यूलर एरिया होता है वो ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है? एज अ रिजल्ट नटमैग लीवर की अपीयरेंस आती है। मैकेनिज्म ऑफ एडिमा इन क्रोनिक हार्ट फेलियर क्या है? इंक्रीज कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। 65 साल का बंदा है, एएसटी एलटी रेज, रिपीटिंग एडिमा है, रेज जेवीपी है, हार्ट फेलियर। ठीक है, एएसटी एलटी इस वजह से हो सकते हैं कि वो जो लिवर कंजेशन की वजह से। पेशेंट है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, पिंक फ्लूइड है, आरबीसीज भी नहीं है, डब्ल्यूबीसीज भी नहीं है एल्वियोलाई में, तो ये हो सकता है, इसके अंदर बिल्कुल हो सकता है। देखो ना, पिंक फ्लूइड वो एक्चुअली बस यही है जो पल्मोनरी एडिमा है ना, जो एल्वियोलाई में गया है फ्लूइड। अच्छा देखो, आरबीसीज भी नहीं है और डब्ल्यूबीसीज नहीं है। डब्ल्यूबीसीज समझ आता है आपको कि उसमें इन्फ्लेमेशन कोई नहीं है, हार्ट फेलियर कौन सा है कि इन्फ्लेमेटरी कौन सा वहाँ क्या कहते हैं, कोई इन्फ्लेमेशन की वजह से एफ्यूजन हुई है ना या डीमा हुआ है, तो डब्ल्यूबीसी तो नहीं होनी चाहिए थी। आरबीसी आप कहोगे कि यार अभी मुझे हमें समझाया है कि आरबीसी होते हैं और अब कह रहे हैं कि नहीं होते। तो मैंने आपको कहा था कि जब क्रोनिकली चल रहा होगा ना, तब उसमें कैपिलरीज रप्चर कर सकती हैं, उसकी वजह से आरबीसी जाएंगे। ठीक है? अगर क्रोनिकली चल रहा है, एक्यूट फेजेस में, अर्ली स्टेजेस में ऐसा नहीं होता। और क्योंकि कैपिलरीज होती हैं, वो कोशिश करती हैं कि उसे मैनेज करें।
तो उस केस में सिर्फ आपको फ्लूइड ही जाएगा, मतलब प्लाज्मा ही मेजरली जा रहा होगा। तो ये वो हो सकता है, ऐसे कोई नहीं है, बड़ा मुश्किल चीज़ नहीं है। पेशेंट हिस्ट्री ऑफ रिसेंट एमआई, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लाइंग डिक्रीजेस, यूरिन आउटपुट कम हो गई है और उसको पेडियल एडिमा हो गया है, जेवीपी ज़्यादा हो गई है, बेसल क्रैप्स आना शुरू हो गए हैं। तो ये सारा ये कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है। ये मतलब एक तरह से एक्यूट हार्ट फेलियर हुआ है इस बंदे को, वो एमआई हुआ और सडनली ये पेशेंट हार्ट फेलियर में चला गया, वो भी कंजेस्टिव। कंजेस्टिव तो आपको आइडिया है ना, कंजेस्टिव होता है जिसमें ये साइंस आ रहे हों कंजेशन के, लाइक पल्मोनरी एडिमा और बेसल में ये पेडल एडिमा वगैरह, ये सारी कंजेशन के साइंस है ना। वेसल्स कंजेस्टेड हैं, इसमें उनमें ज़्यादा पानी है। अच्छा, इन CHF कैप्टोप्रिल वर्क्स एज इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। तो डायरेक्ट रोल तो नहीं है वैसे, लेकिन इनडायरेक्टली है कि आपको पता है जो एस इनिबिटर्स हैं वो प्री लोड को भी कम करेंगे, प्री लोड को कम करेंगे, सही है, वाटर लॉस करवा के, मतलब इन जो कंजेशन हुई होगी उसको रिलीव करने के लिए। दूसरा आफ्टर लोड को कम करते हैं, जो आफ्टर लोड कम करते हैं ना वेजो डायलेशन करवा के, तो एंजियोटेंसिन 2 के इफेक्ट को खत्म करके, तो उससे इन ओवरऑल ये असर आता है कि हार्ट अच्छा पंप करते हैं। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो इन शॉर्ट कार्डियक आउटपुट ज़्यादा ही होती है। सिंगल बेस्ट ड्रग क्या है माइल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में? एस इनहिबिटर है। मैलिटोल आपने कॉशियसली यूज़ करनी है हार्ट फेलियर के अंदर। मैलिटोल को आपने कॉशियसली यूज़ करना है क्योंकि पल्मोनरी एडिमा काज करवा सकता है। हार्ट फेलियर है, जेवीपी रेज्ड है, बायलैटरल बेसल क्रैप्स हैं, 90 यूरिया क्रेट 2। तो कौन सी डायरेटिक देनी चाहिए? फ्यूरामाइड दें। अच्छा, वो यही सारी बातें, लूप डायरेटिक, फ्यूरामाइड, सही है। तो ये सारे हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं। एक पेशेंट आया, उसको क्रोनी आर्टरी डिजीज है, मतलब कि उसकी किसी किस्म की एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह चल रही है क्रोनी आर्टरी में, और उसको ऑर्थोपनिया वगैरह, डिस्पनिया, बीपी भी ज़्यादा, आईवी फ्लूसामाइड दे चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए मैनेजमेंट में? शुड बी, तो मुझे लाइक कोई ऐसा मुझे एल्गोरिथम वगैरह नहीं आता, लेकिन देखा जाए तो नाइट्रेट्स जो है ना वो जिस तरह एंजाइना में हेल्पफुल होते हैं, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में वो डेफिनेटली डायलिटेशन करवाएंगे, तो उसको रिलीव करवाएंगे थोड़ा कोरोनरी आर्टरीज को डायलेट करके। और सेकेंडली ये अपना बीपी को भी मैनेज करने में नाइट्रेट्स का रोल है, तो शायद ये बेस्ट ऑप्शन बनता होगा। अदरवाइज मुझे कोई कोई फार्मा ड्रग्स यूज़ करना कोई मुझे खास नहीं इसमें आइडिया इसके हवाले से। 60 ईयर का बंदा है और उसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है, पल्मोनरी एडीमा है, विदाउट एनी प्रीवियस इलनेस। पहले कोई मसला नहीं था, बाबा जी हैं 60 साल के, अब उनको ना अभी नाउ मतलब कुछ अरसे में लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर भी हो गया, पल्मोनरी एडीमा भी हो गया, एक्सरे कराया तो कार्डियोमेगाली हो गई है, आ रही है। तो ऐसी प्रेजेंटेशन होना तो आपने बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व, इसके हिसाब से रफीउल्ला के हिसाब से यही आंसर आ रहा है मोस्टली। एक एक एमसीक्यू आगे भी आएगा इस तरह का, ठीक है। तो मतलब ये स्टोरी होगी, बिल्कुल ठीक थे, एज ज़्यादा थी, कोई नहीं बताएंगे हाइपरटेंशन, मतलब कुछ भी नहीं था, और अब अचानक से कार्डियोमेगाली है और हार्ट फेलियर है, तो ऐसे में आपने बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व आपने लगा देने। मोrbidly ओबीज फीमेल है और हार्ट फेलियर से डेथ हो गई है। हार्ट उनका देखें 900 ग्राम का था जबकि 400 ग्राम का होता है। adipose cells intermixed with cardiac cells, तो ये फैटी इन्फिल्ट्रेशन है। A patient with left ventricular hypertrophy, chest wall, chest pain and mild shortness of breath। तो क्या देना चाहिए पेन को रिलीव करने के लिए? नाइट्रेट्स, सही है, जिस तरह एंजाइना के लिए देते हैं, लाइक मे बी ये वही क्रोनिक वेसल्स को डायलेट करेंगे और जो उसकी डिमांड है उसको पूरा करेंगे हार्ट की। बाकी फीमेल विद फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कोलैप्स सडनली, ऑटोप्सी पे डल, ये सब कुछ मिला लिम्फोसाइट्स आगे, तो कुक्सैकी बी वायरस, पता नहीं, जब भी लिम्फोसाइट्स आते हैं सिनेरियो में तो आंसर मोस्टली यही होता है। यंग मैन विद हार्ट फेलियर, बायलैटरल प्लूरल एफियन इन प्लूरल टैप, ट्रांसजुगेटिव फ्लूइड सेकेंडरी टू हार्ट फेलियर। 2 से 3 लिम्फोसाइट्स वैसे नहीं भी हो सकते, लिम्फोसाइट्स इन्फ्लेमेटरी सेल्स नहीं होते ट्रांसजुगेटिव एफियन में ना, कुछ हो भी सकते हैं लेकिन ज़्यादा मिकदार में नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा, एक पेशेंट है, एक ईयर हिस्ट्री है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की, कफ वगैरह है, हाइपरटेंशन चेस्ट है, वोकल फ्रेमिटस है, पीएफटी शो डिक्रीज्ड
FEV or FEC also decrease lung elastase, which is the cause of increased activity of neutrophil elastase. तो इसमें यही है, जी हाँ, निकोटीन जो है वो मैंने को शायद इसके हवाले से पहले बताया है कि जो निकोटीन है उसका ये इफेक्ट होता है कि वहाँ न्यूट्रोफिल्स को बुलाती है, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स को भी, मैक्रोफेजेस को भी ना ये लंग्स में बुलाती है। अब डेफिनेटली वो आके वहाँ इलास्टेज रिलीज करेंगे, तो एज द रिजल्ट फिर वो एम्फाइसीमा वगैरह की तरफ जा सकता है बंदा। और 3 साल का बच्चा है, इनहेल्ड समथिंग आफ्टर ही हैड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ऑन एग्जामिनेशन ब्रेथ साउंड्स ऑन द राइट वर नॉर्मल while on the left side were absent. एक्सरे ने दिखाया कि फॉरेन बॉडी है lodged in left lower bronchus. What is your diagnosis? तो इन्होंने साइटस इन्वर्सस बताया, तो मे बी यहाँ यही रीज़न यूज़ किया क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता है कि राइट साइड में जाती है चीज़, क्योंकि राइट साइड की जो अपने पास ब्रोंकस होता है वो एक तो वाइडर भी होता है और छोटा भी होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड वाला ना, वो पतला भी होता है और लंबा भी होता है और होता भी ज़्यादा एंगल पे है एज कम्पेयर टू, लाइक यहाँ चीज़ आएगी तो वो इधर जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, इस चीज़ पे नहीं जाएगी, तो मोस्टली तो शायद सिर्फ इस बेसिस पे उन्होंने साइटस इन्वर्सस आंसर बनाया है। Deficiency of which of the following is associated with cardiomyopathy? Thiamine deficiency जो बेरी बेरी है, तो वेट बेरी बेरी वो कार्डियोमेगाली का एक काज है। हमारे पास अगला जो मेजर टॉपिक आएगा ना वो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है, इसको थोड़ा सा रुक के डिस्कस कर लेते हैं। हमें पता है कि हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है कि जो सेप्टम है ना वो काफी मोटा हो जाता है, सही है, और नॉर्मल वाल की थिकनेस से 3 टाइम्स हो जाता है, तो इसकी रेशो 3:1 में आए ना अगर सेप्टम टू फ्री वाल, तो ये डायग्नोस्टिक है इसके लिए, हार्ट हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी के लिए। अच्छा, तो इसमें ये होता है कि इसकी थिकनिंग हो जाती है, ऐसे ही है। और अब हमारे पास अगर हम सोचें कि ये लेफ्ट है वेंट्रिकल, तो इधर से एयोटा निकलना था, लेकिन मसला ये आता है कि जब भी कंट्रैक्शन होती है ना इस हार्ट की, अब इसमें ये सेप्टम बड़ा मोटा हो गया और आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कुछ ब्लॉक कर रहा है एयोटा के रास्ते को, और जब कंट्रैक्शन होगी, लेट्स सपोज इस हार्ट में कंट्रैक्शन हो गई है और इसके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं, तो ये जो कॉन्ट्रैक्टेड एरिया में कंट्रैक्शन से ये थिकनेस जो है वो इस तरह साम ऑलमोस्ट इसके सामने आ जाती है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ना, तो वो ब्लॉक कर देती है आउटलेट को, एयोटा एयोटा के आउटलेट को बंद कर देती है। एज ए रिजल्ट पंप नहीं होता बाहर ब्लड, सही है। और दूसरा मसला ये आता है कि देखो आपको एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी कम मिलेगा क्योंकि स्पेस ही कम है इससे ज़्यादा होने से। तो दो वजूहत आपको ने बताई, एक तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, दो मसले बताए, एक तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम मिला और दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन मिली ड्यूरिंग सिस्टली, सही है। तो ऐसे पेशेंट्स में ना टिपिकल जो सिनेरियो होता है वो क्या होगा कि एक यंग बच्चा था और उसने किसी दिन ज़्यादा दौड़ लगाई, एथलीट था, उसने दौड़ लगाई तो वो सडनली डेथ होगी। मैंने इसके पता नहीं कोई ऐसा एसोसिएशन है कि नहीं, बट मैंने ऐसे ही इसके सिनेरियोस देखे हैं 1-2 बार। अच्छा, एक तो ये आपने याद रख लेना है, दूसरी बात आपने ये याद रख लेनी है इसमें फैमिली हिस्ट्री होती है क्योंकि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है गालिबन, बल्कि हाँ ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है लिखा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा आपने ना यार एक चीज़ और बतानी थी आपको मैंने, हाँ, इसमें ये है कि यार ये पेशेंट जैसा जैसा आपको अगर मैं कहूँ कि जो आपका हार्ट है उसकी एक्टिविटी कैसे ज़्यादा होगी, उसकी मतलब उसकी अच्छी एक्टिविटी कब होगी जब उसका जो प्री लोड है वो ज़्यादा हो, आफ्टर लोड कम हो, सही है, आफ्टर लोड कम हो। और अगर आपकी जो हार्ट रेट ज़्यादा हो, कंट्रैक्टिलिटी ज़्यादा हो, ऐसा ही है ना। तो ये चीज़ें जब होगी तो आप कहोगे कि लाइक अच्छा ज़्यादा काम करे, लेकिन इन बच्चों के लिए या फिर इन बंदों के लिए वो चीज़ ठीक नहीं है, इनमें से कोई भी चीज़ ठीक नहीं है। प्री लोड का ज़्यादा होना तो ठीक है, प्री लोड का कम होना इनके लिए ठीक नहीं है, आफ्टर लोड का कम होना इनके लिए ठीक नहीं है, हार्ट रेट का ठीक है ज़्यादा होना इनके लिए ठीक नहीं है, कंट्रैक्टिलिटी का ज़्यादा होना इनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया कि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो रास्ता बंद हो जाता है फौरन, थोड़ा सा ब्लड भी पास करता है वेंट्रिकल्स में से,
थोड़ा सा भी पास किया होता है एओर्टा में जाता है कि रास्ता बंद हो जाता है, तो ये बेचारा कहाँ पंप करे। तो इसलिए ना अगर ये धीरे धीरे आराम आराम से प्रीलोड आता रहे, अच्छा पीछे से अच्छा खासा फ्लो आता रहे, ताकि देखो पहली डायस्टोलिक एंड वॉल्यूम कम है, तो अगर अच्छा आएगा ज्यादा तो जरा निकाल पाएगा कुछ उसमें से, ऐसे ही है। और आफ्टर लोड भी होना जरूरी है इनके लिए, आफ्टर लोड कम होगा तो जल्दी कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है, वो भी होना जरूरी है। हार्ट रेट ज्यादा होगा तो मुश्किल हो जाएगी, पहले ये स्लो स्लो काम नहीं कर पा रहा ना, इसी तरह कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा हो जाएगी तब भी कोई फायदा नहीं है। तो मेजरली एक नॉर्मल सुकून से तमीज से एक हार्ट काम करता रहे तो चलता रहे। इन्होंने कहीं जाके दौड़ लगा ली, एथलीट था तो बस फिर आई समझ। तो इस वजह से अब अगर आपसे मैं पूछूं यार फर्स्ट लाइन क्या देनी चाहिए आपके हिसाब से कि जिसको उनका दिल सुकून सुकून से तमीज से काम करता है, तो आप खुद ही कहोगे यार बीटा ब्लॉकर्स हैं जो दिल की एक्टिविटी को जरा लो रखती हैं। और सेकंड लाइन है अपने पास, उसमें नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन दे सकती हैं, ठीक है, और नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन में अपने पास पिरेपामिल है और डिल्टाज़ैम है। तो इसमें ठीक है, ये क्या नाम था, चलो खैर, तो ये मतलब नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन दे सकते हैं। उसकी वजह ये है कि ये कार्डिक ज़्यादा इफेक्ट करती है, कार्ड है ना, जबकि जो डाइहाइड्रोपिरिडीन है वो वेसल्स पे ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो उसको बजाय वो वेज़ो डायलेशन करवा के आफ्टर लोड को कम कर दे तो वो हमारे लिए बेहतर नहीं है। इसी तरह वो सारी ड्रग्स जो जो दिल की एक्टिविटी को बढ़ाए, हार्ट रेट को बढ़ाए, या आफ्टर लोड को कम करे या प्री लोड को कम करे, तो चीज़ें हमारे लिए बेहतर नहीं है इन बच्चों के लिए। हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है, इसमें क्या मसला है, मायोसिटी मायोसाइट का डिसअरे होगा, डिसअरेंजमेंट होगी, जो ये हाइपरट्रोफाइड सेप्टम होता है ना, यहाँ भी अरेंज नहीं होते सेल्स, ठीक है, मायोसाइट डिसअरे होगा। फिर एपोमिल आपने देनी है 33:1 अगर थिकनेस हो तो। स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम एंड इम्पेयर डायस्टोलिक फिलिंग, देखें दोनों मसले होंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम सही से पंप नहीं कर पा रहे होंगे, पंप करने थोड़ा सा करते हैं और वो ब्लॉक हो जाता है रास्ता, और डायस्टोलिक फिलिंग भी इम्प्रॉपर है क्योंकि जगह ही नहीं है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा। यंग एथलीट, अच्छा, ड्रग ऑफ चॉइस हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी के लिए अगर बीटा ब्लॉकर ऑप्शन हो ना तो वो ड्रग ऑफ चॉइस है, वो ना हो तो सेकंड फिर कैल्शियम शैकल नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन्स है। अपने पास अगर 65 साल का बंदा है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, पल्मोनरी कंजेशन है, एडिमा है, और कार्डियोमेगाली है, सब कुछ है, सारा स्टोरी पढ़ लेंगे तो आपको समझ यही आएगी कि 65 साल का बंदा है और मसला कोई नहीं है, अब अचानक से कार्डियोमेगाली है। तो मैं आपको पहले बताया था कि ऐसे केस में आपने कैल्सिफाइड बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व आंसर है। अब में से मतलब आंसर है बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व, लेकिन जो जिनके कंजेनिटली बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व होना तो उनमें कैल्सिफिकेशन जल्दी हो जाती है। A previously normal athlete presents to you with dizziness and Dhimkana or drug of choice for him, beta blockers. कैसे पता नहीं, जो तो फॉलोइंग ऑप्शंस पे डिपेंड करते हैं वैसे तो, अब इतना खास आइडिया नहीं है, इसको आपने देख लेना है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, कुछ भी हार्ट की एक्टिविटी को आप बढ़ाएंगे तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। ड्रग कंट्राइंडिकेटेड इन हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, जो नहीं दे सकते, ये कार्डियक एक्टिविटी कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती है तो ये नहीं दे सकते। उसके अलावा नाइट्रेट्स नहीं दे सकते क्योंकि आपको पता है वेज़ोडाइलेटर है, आफ्टर लोड को कम कर देगा, प्री लोड को कम कर देगा। एस इनहिबिटर्स नहीं दे सकते, प्री लोड को कम कर देगा। आइनोट्रोप्स नहीं दे सकते, कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देंगे। ड्रग ऑफ चॉइस में बीटा ब्लॉकर्स फर्स्ट लाइन है, उसके बाद नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन्स है। हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में मायोसाइट्स डिसऑर्डर आता है। इन एक्सरसाइज कार्डियक आउटपुट इज मेंटेन्ड बाय इंक्रीज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी, सही है। अच्छा a patient with low cardiac reserve is asked to perform an exercise in tolerance stress. Which of the following will most likely be observed? Failure of cardiac output to raise to meet the activity demand। देखो ना, लो कार्डियक रिजर्व क्या होता है कि एक बंदा मतलब एक दिल है वो मजीद कितना अपने अपनी एक्टिविटी को बढ़ा सकता है, कितना कार्डियक आउटपुट को बढ़ा सकता है, यूँ समझ लो, ठीक है ना। जिस तरह हमारा एक्सरसाइज में जो रिजर्व होता है वो फिर वो भी आता है तो ज़्यादा एक्टिविटी करता है हार्ट।
तो इनमें जब है ही कार्डियक रिजर्व थोड़ा, तो जब भी आप एक्सरसाइज करवाओगे तो नहीं दिल बोझ उठा पाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज डिक्रीज ड्यूरिंग मॉडरेट एक्सरसाइज। आपको पता है एक्सरसाइज में जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो सिस्टेमिक, और इसका मैंने आपको ये भी बताया था कि नॉर्मल जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, नॉर्मल जी नॉर्मली रेस्टिंग में उन पे जो कंट्रोल होता है उनकी वेस्कुलेचर पे, वो होता है सिंपैथेटिक। और जब साइजिंग जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उन पे मेजर कंट्रोल होता है लोकल मेटाबोलाइट्स का। सही है। अच्छा, इंक्रीज इन आर्टेरियल प्रेशर विद डिक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। एक्सरसाइज में आपको पता है कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाता है, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। जबकि जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ओवरऑल कम हो जाती है तो डायस्टोलिक प्रेशर कम हो जाता है। इसी वजह से जो एक्सरसाइज है उसमें जो पल्स प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है। एक पेशेंट है, उसका राइट आर्टेरियल प्रेशर ज़्यादा है, सिस्टेमिक प्रेशर ज़्यादा है, वीनस रेजिस्टेंस कम है, तो ये एक्सरसाइज। वीनस रेजिस्टेंस कम कैसे है? देखिए, आप कह सकते हो कि यार सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है और हमें पता है कि वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करती है, जिनमें वेन्स भी हैं, वेनस कंट्रैक्शन होती है, वेन्स कंस्ट्रिक्ट करती है ना, जिसकी वजह से उनकी जो कंप्लायंस है वो कम हो जाती है और जो उनमें मौजूद 70% ब्लड होता है हमारा, वो सर्कुलेशन में आ जाता है। लेकिन अगर आप देखो तो असल में हुआ क्या है, लाइक अगर मैं आपको कहूँ कि यार, मतलब वैसे ही समझ लेते हैं, मैं क्या एग्जांपल दूँ। देखो भाई, फ्लो ज़्यादा हुआ है कि नहीं, बस मुझे ये बताओ, फ्लो ज़्यादा हुआ है कि नहीं हुआ वेन से? क्या अब वेन्स होल्ड कर रही हैं या फ्लो हो रहा है? अगर तो आप कहोगे भाई आगे फ्लो ज़्यादा हो गया है, तो इसमें आप बताओ रेजिस्टेंस कम होगी कि ज़्यादा होगी? सिर्फ इतनी सी बात से याद रख लो कि जब एक्सरसाइज करते हैं वेन्स में से जल्दी गुजरा होता है, ज़्यादा होता है, तो फ्लो ज़्यादा होता है, तो मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ठीक है। पेशेंट हैज़ इंक्रीज डिक्रीज वेनस रेजिस्टेंस। कहते हैं मीन आर्टेरियल प्रेशर भी कम है और वेनस रेजिस्टेंस भी कम है। इसका मतलब है कि वेन्स सिंपैथेटिक ड्राइव आई है, वेन्स कंस्ट्रिक्ट की हैं ताकि ब्लड जो है लॉस 70% जो ब्लड पड़ा होता है वो सर्कुलेशन में आए। तो ये तो समझ आ गया कि सिंपैथेटिक कोई एक्टिविटी चल रही है। लेकिन आर्टेरियल प्रेशर स्टिल कम है, मतलब सिस्टोलिक प्रेशर अभी भी कम है। तो उसका रीजन क्या हो सकती है? हैवरेज उसकी रीजन हो सकती है। समझ रहे हैं ना इस बात को? मतलब शौक में भी पेशेंट जा रहा हो, arterial blood pressure can be chronically elevated only by a change in total peripheral resistance। देखिए, मतलब क्रोनिकली तो सिर्फ दिल तो नहीं मेंटेन कर सकता हाई बीपी को। आपको पता है जो बीपी का पेशेंट होता है उसमें वेसल्स का मसला होता है ना, एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह भी बाद में होती है, लेकिन मेजरली तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है ना, इडियोपैथिकली हमें नहीं पता किस वजह से। लेकिन दिल तो नहीं क्रोनिकली उसको एलिवेटेड करके रखता। ड्यूरिंग एक्सरसाइज इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग अकर, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। स्ट्रेनस एक्सरसाइज करो ना तो उसमें हाइपरक्लीमिया हो जाता है। जी हाँ, ऐसा है, लेकिन माइल्ड सा हाइपरक्लीमिया होता है। उसकी रीजन सिंपल सी है, आपको पता है कि जो मायोफिब्रिल्स है उसमें कंटिन्यूअसली इम्पल्सेस जा रही हैं, मसल्स कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, वो सारा प्रोसेस चल रहा है। तो ऐसे ऐसे क्या होता है, पोटेशियम का इफ्लक्स हो रहा होता है। तो अगर नॉर्मली चल रहा हो ना, नॉर्मल जितना हम लोग भी काम करते ही हैं, खाना पीना खाते हैं, सारे चलते फिरते हैं, लेकिन उसमें नॉर्मली ये होता है, या नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें होता है जो एटीपीएस होता है लगा हुआ, वो पोटेशियम को फौरन अंदर भी फेंकता रहता है। लेकिन अगर स्ट्रेनस एक्सरसाइज करें ना तो थोड़ा-सा माइंडली कुछ ज़्यादा पोटेशियम लीक आउट हो जाता है, और वो, लेकिन जैसे आप रेस्ट पे जाते हो तो फ़ौरन एटीपीएस उसको दोबारा अंदर पे फेंक लेता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज वेयर इज ब्लड फ्लो इंक्रीज्ड? स्केलेटल मसल्स। और कहाँ डिक्रीज? सब्क्लाविकुलर भी, किडनीज में भी। आफ्टर स्ट्रेस और एक्सरसाइज डिक्रीज डायस्टोली एंड इंक्रीज सिस्टोलिक ड्यूरेशन। आपको पता है सिस्टोलिक में वैसे इंक्रीज तो मेरा ख्याल है नहीं होता, अलबत्ता डायस्टोलिक कम जरूर होता है। ठीक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव cause of a person feeling exhausted during exercise is increased heart rate। अब ये पता नहीं है, ये एमसीक्यू इसी तरह आता है, लेकिन 2 दफ़ा आया हुआ है, शायद ज़्यादा दफ़ा आया हो। इसमें वही है कि बस सब्जेक्टिव cause of personal feeling exhausted after exercise increased heart rate। सही है, लेकिन जो मैंने इसको सर्च किया तो उस हवाले से ये आंसर इतना भी मुनासिब नहीं बनता। उन्होंने जो मेजर रीज़न बताई है ना, आपको थकने की जो फीलिंग होती है, क्या फ़ील करते हो, थकावट होगी, वो सारी चीज़ें, वो कुछ लोकल मेटाबोलाइट्स इकट्ठे हो जाते हैं एक्सरसाइज करने के बाद, जिस तरह कि लैक्टेट वगैरह, या फिर जो भी CO2 वगैरह, कुछ वो मेटाबोलाइट्स इकट्ठे हो जाते हैं। और कुछ ब्रेन भी, उसकी एक्टिविटी भी थोड़ी सी इस तरह की हो जाती है एक्सेसिव वर्क करने से, कि आपको एग्जॉस्शन की फीलिंग आती है। हार्ट रेट भी ज़्यादा होता है, लेकिन ये उसने कहा था मेजर कोई नहीं है।
लेकिन इसने पूछा मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो इसका नहीं मुझे आइडिया, लेकिन आपने इसको कंफर्म कर लेना है। अ पर्सन हैड ब्लड लॉस व्हिच काज्ड अ डिक्रीज इन मीन आर्टेरियल प्रेशर फ्रॉम 70 से 100, सॉरी 100 से 70, द मोस्ट लाइकली चेंज वुड बी सिम्पैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, रिसेप्टर चेंजेस ड्यूरिंग, सॉरी रेस्पिरेटरी चेंजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो अगर एक बंदा रेगुलर एक्सरसाइज करता है ना, उसमें पता है क्या होता है कि उसमें जब वो स्टार्ट करता है ना, दोबारा लाइक रूटीन में कर रहा होता है, तो उसके जो प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर्स है ना, वो रेस्पिरेटरी रेट उसका ज़्यादा कर देते हैं बिफोर CO2 कम होने से पहले। नॉर्मली तो ये होता है ना, CO2 कम होती है बॉडी में, बॉडी को पता चलता है कि उसको ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा ज़रूरत है, तो रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होता है। लेकिन जो रेगुलर एक्सरसाइज करता हो ना, तो उसके जो जॉइंट्स वगैरह है वो भी एक तरह से सिग्नल्स भेज देते हैं कि भाई बंदा एक्सरसाइज करने लगा है, तो पहले ही बढ़ा दो। अभी CO2 कम भी नहीं होती, वो पहले ही ज़्यादा कर देते हैं। तो ये एक तरह से कह लो अडेप्टिव चीज़ है थोड़ी। एन एथलीट इन्वॉल्व इन रेगुलर एक्सरसाइज, तो उसमें क्या होगा कि ब्लड फ्लो इन ऑल जोन्स ऑफ द लंग इज सिमिलर टू जोन 3 ऑफ द लंग। आपको पता है जो जोन 1 2 और 3 है, जो 3 है वहाँ जो ब्लड है वो ज़्यादा फ्लो करता है ना, क्योंकि वो डिपेंडेंट एरिया है। तो वो कह रहे हैं जबकि जब एक्सरसाइज करते हैं तो 2 और 3 में भी ज़्यादा ही फ्लो करना शुरू कर देते हैं। इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन हार्मोन सक्रीशन, जब एक्सरसाइज करते हैं तो ग्रोथ हार्मोन आता है, इसी तरह एक्साइटमेंट में ग्रोथ हार्मोन आता है। बच्चे खेलते कूदते रहें तो उनके लिए बड़ा अच्छा होता है। ग्लूकागोन सिक्रीशन इज इंक्रीज्ड बाय एक्सरसाइज, जिस तरह खाना पीना करने के बाद रेस्ट करता है बंदा तो इंसुलिन आती है ना, उसी तरह एक्सरसाइज करने के बाद ग्लूकागोन आती है ताकि आके ग्लूकोज का लेवल बढ़ाए। अच्छा, फुली डन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज, वो कहता है एक बंदा है उसको स्वेटिंग हुई है ड्यूरिंग एक्सरसाइज और उसके बाद उसने 2 लीटर पानी पी लिया, तो इससे क्या होगा कि उसका जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाएगा। देखिए सिंपल सी स्टोरी है, जो स्वेट हो रही है, स्वेटिंग में वैसे तो ज़्यादा पानी होता है सोडियम की निस्बत, लेकिन सोडियम और पानी लॉस तो हो रहा है ना, तो ओवरऑल जब आप एक्सेसिव करके आओगे तो जो आपका क्या कहते हैं जो इंट्रावेस्कुलर जो होगा प्लाज्मा, उस वो हाइपरटोनिक हो जाएगा। सही है। खैर, तो जब आप पानी पियोगे, वो पानी इसको दोबारा डिल्यूट करेगा, इसको दोबारा हाइपोटोनिक करेगा। ऐसे ही है, पहले हाइपोटोनिक हो गया था, ये भी हाइपोटोनिक हो जाएगा और फिर सेल्स भी एक्सचेंज करके ना वो भी थोड़ा सा श्रिंक कर जाएंगे, हाइपोटोनिक से हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब आप पानी पियोगे फ्री, खास तौर पे अगर आप प्योर वाटर पीते हो, तो ऐसे में आपने उसको हाइपोटोनिक कर दिया, हाइपोटोनिक कर दिया, और उस हाइपोटोनिक करने से जो दोबारा सेल्स के अंदर जाएगा प्लाज्मा, एज ए रिजल्ट वो दोबारा स्वेल कर जाएंगे। तो आई गेस ये आप खुद भी आपको समझ आ गई होगी, मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दिया है। अच्छा, ड्यूरिंग एक्सरसाइज इंक्रीज लॉस ऑफ ब्लड वाटर अकर्स थ्रू स्वेट, आपको पता है इस बात का कि आफ्टर हैवी एक्सरसाइज जो कंजर्व करता है सोडियम वाटर को, वो अपने पास रास सिस्टम है। पर्सन 2 लीटर ब्लड लॉस हो गया है तो रिप्लेस्ड बैक बाय कोर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। इसमें पता नहीं बाकी ऑप्शंस क्या है, लेकिन इसमें ये है कि आप प्रिजर्व करेगी किडनी, उसको रिप्लेस नहीं करेगी। जो लॉस हो गया वो तो हो गया, ठीक है, किडनी मजीद को लॉस होने से प्रिजर्व करेगी, उसमें कोर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का भी अपना रोल है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स काज increase cardiac activity during strenuous exercise, most likely ventilation rate and oxygen consumption increases to the same extent during exercise. The coronary blood flow increases due to vasodilatory metabolites. मेजरली आपको पता है लोकल मेटाबोलाइट्स हैं जो कि हार्ट को भी और ब्रेन को भी, मेजर कोई पूछना कंट्रोल कौन करता है, तो वो यही है, local metabolites. The organ that undergoes blood vessel dilation in response to exercise via sympathetic nervous system is heart. बिल्कुल ऐसा है, जो हार्ट है ना, हार्ट के ऊपर बीटा 2 होते हैं ज्यादा एज कम्पेयर टू अल्फा 1, ठीक है। तो जो अगर तो पूछे ना, वैसे ही पूछे कि कौन सा जो ब्लड वेसल जहाँ डायलिटेशन होती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज,
तो वो स्केलेटल मसल्स भी हमने पढ़े हैं, ऐसा ही है, लेकिन हमने पढ़ा था कि उसमें लोकल मेटाबोलाइट्स आके डायलेट करवाते हैं मसल्स को। लेकिन वो पूछ रहे हैं, देखो ऐसा भी कोई ऑर्गन है कि जब जिसकी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन उसकी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दे, तो वो है हार्ट। उसमें बीटा टू ज्यादा होते हैं अल्फा वन की निस्बत, और उसमें ऐसा होता है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी यही आपने कहना है कि भाई जो मेजर कंट्रोल है ना हार्ट का, वो लोकल मेटाबोलाइट्स के पास ही है, जबकि ब्रेन का ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ब्रेन में ऐसा नहीं है, ब्रेन का भी मेजर लोकल मेटाबोलाइट्स में ही है, लेकिन ब्रेन में बीटा टू ज्यादा नहीं है उसकी वजह से। ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्लड फ्लो इज मिनिमली चेंज इन ब्रेन, बिल्कुल ऐसे। अच्छा देखो, ब्रेन की अपनी खास बात, हार्ट की अपनी अपनी एक एक खास बात याद रख लो। जो ब्रेन है वो उसका ये सीन है कि वो उसकी सप्लाई मिनिमली चेंज होती है, जितना रेस्ट पे है थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, उसको इतनी जरूरत ही नहीं होती ज्यादा करने की, उसने अपना एक मेंटेन किया होता है। जबकि आप बाकी जितने भी ऑर्गन्स देख लो, हार्ट की सप्लाई बढ़ जाएगी, किसी की कम हो जाएगी, किसी की ज्यादा हो जाएगी। जैसे स्किन की कम हो जाती है सिंपैथेटिक शुरू शुरू में, सिंपैथेटिक्स आने से वहाँ में ज़्यादा भी हो सकती है। इस तरह स्केलेटल मसल्स की रेस्ट पे कम होती है, वहाँ में ज़्यादा हो जाती है, तो वेरी करती है। लेकिन ब्रेन अपनी मेंटेन करके बैठा है। ठीक है भाई जन, और है ब्रेन का। अ पर्सन परफॉर्मिंग हैवी एक्सरसाइज विल हैव अ रेस्टिंग हार्ट रेट। वही है कि जो हमने पहले डिस्कस कर के आ चुके हैं कि एथलीट्स वगैरह जो होते हैं उनका हार्ट रेट कम होता है, और लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज देयर इज डिक्रीज ब्लड फ्लो टू kidneys. In exercise, blood flow is increased to which organ via stimulation of sympathetic system. तो वो स्किन है, ठीक है, ये बात सही है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, इस स्किन वो वहाँ स्किन बल्कि सवाल इस तरह आ रहे थे पहले कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि मेजरली जिसका मेनली कंट्रोल सिंपैथेटिक सिस्टम के पास है, लोकल मेटाबोलाइट्स के पास नहीं है। तो उसमें हमने बात की थी स्किन। फिर हमने कुछ देखा था कि कौन सा ऐसा है जो कि रेस्टिंग में तो उसका कंट्रोल है सिंपैथेटिक के पास, लेकिन एक्सरसाइज में लोकल मेटाबोलाइट्स है तो वो स्केलेटल मसल्स थे। और फिर हमने देखा था किनका मेजरली, भला रेस्टिंग में हो भला वर्किंग में हो, मेजरली कंट्रोल लोकल मेटाबोलाइट्स के पास है तो वो हार्ट और ब्रेन थे, ऐसे ही है। अच्छा, तो स्किन के पास है सिंपैथेटिक सिस्टम का कंट्रोल। वैसे स्किन में वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, जो इसकी एड्रिनर्जिक स्टिमुलेशन जब भी होती है ना, तो उसकी वेजो कंस्ट्रिक्शन ही होती है। वो तो असल में यहाँ ना स्वेट ग्लैंड वाली बात थोड़ी सी अब आ गई है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जब आप कह लो, जब हीट डेसिपेशन करवानी होती है ना, तो कोलिनर्जिक सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है, कुछ लोकल मेटाबोलाइट्स भी उधर आके स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करते हैं। एज अ रिजल्ट फिर वो ज़्यादा स्वेटिंग होती है, और ब्लड फ्लो भी ज़्यादा होता है स्किन में, ताकि ज़्यादा हीट डेसिपेशन हो। लेकिन ये बात हमें याद रखनी है कि मेजर इसके पास सिंपैथेटिक ही कंट्रोल है। Cause of edema in congestive heart failure, increase hydrostatic pressure। ये बात समझने में आपको पता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के हवाले से सवाल है, तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा यार, आप देख लेना, ये सारे सिंपल ही हैं। इसमें एक शायद ये तंग करे थोड़ा सा कि डायबिटीज़ मेलिटस है, हाइपरटेंशन है, और ओल्ड मैन है, उसको लोअर लिम्ब एडिमा भी है, बायलैटरल एफ्यूजन भी है। तो एटियोलॉजी क्या हो सकती है? मोस्ट प्रोबेबली इसका हार्ट का इशू बन गया कोई, हार्ट फेलियर। और उसकी वजह ये है कि हाइपरटेंशन है, वो भी आपको पता है कि कार्डियोमेगाली वगैरह करवाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर करवा सकती है, और डायबिटीज़ है वो भी एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह करवा सकती है। तो मेजरली अगर आपने सोचना है, डायबिटीज़ का पेशेंट हो, हाइपरटेंशन का पेशेंट हो, देखिए ना बायलैटरल एफ्यूजन, आपको पता है मोस्ट कॉमन काज जो है ना बायलैटरल, मतलब प्लूरल एफ्यूजन का जो मोस्ट कॉमन एटियोलॉजी होती है वो हार्ट फेलियर होती है, क्योंकि अब इसकी वैसे भी एक मोस्ट कॉमन है और फीचर्स भी हैं, तो हम लोग इसको यही लेके चलेंगे। लेकिन अगर आप देखो ना, तो इसका एक और खास जो दूसरे नंबर पे आप सोच सकते हो, वो हो सकता है कि नेफ्रोजेनिक, मतलब किडनीज वर्क नहीं कर रही। ठीक है, तो लेट्स सपोज किडनीज में प्रोटीन लॉस हो रहा है, तो उस केस में फिर ये आंसर नहीं बनता। लेकिन पहला आपने आंसर यही सोचना है, हार्ट फेलियर पेशेंट आया ऐसा, आपने इन्वेस्टिगेशन में पहला हार्ट के चेक करना है। अगर आपको हार्ट का कोई मसला नहीं नजर आता है एको वगैरह पे, फिर आपने किडनीज के मतलब सोचना है। यार मेरा ख्याल है ये आपको तंग नहीं करेंगे। यहाँ तक कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, तो ये भी आपको आइडिया है। कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब यहाँ वही है कि कम जब हो जाएगा, जिस तरह के क्या क्या हो सकता है किसी बंदे को, लेट्स सपोज लिवर सिरोसिस है। लिवर सिरोसिस है तो प्रोटीन, जो लिवर है वो प्रोटीन नहीं बनाएगा, एज ए रिजल्ट उसको हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया हो जाएगा, या फिर कह लो कि कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा वेसल्स में। इसी तरह एक बंदा है, अगर उसको लेट्स सपोज
नेफ्रोटिक सिंड्रोम है एक बच्चे को, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी प्रोटीन लॉस ज़्यादा होगा, एज रिजल्ट हाइपोएल्बुमिनीमिया हो जाएगा। इसी तरह अगर एक बच्चा है जो कि मरासमस या क्वाशोर्कर का पेशेंट है, खास तौर पे अगर वो क्वाशोर्कर का पेशेंट है तो उसमें प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है ना, तो प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से मतलब हाइपोप्रोटीनीमिया होगा और उस वजह से एडिमा वगैरह होगा। तो यही फीचर, ये मैंने इसको आप देख लें, मेरा नहीं ख्याल है आपको तंग करेंगे, सही है। हाँ, चाइल्ड को गुड स्टेरॉइड, वो देखें ना, चाइल्ड है उसको प्रोटीनूरिया हुआ है, गुड स्टेरॉइड के साथ अच्छा रिस्पॉन्स है, मतलब कि ये मिनिमल चेंजेस इसका पेशेंट था, तो उसका प्रोटीन लॉस होने की वजह से उनकोटिक प्रेशर कम था। उनकोटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्लाज्मा प्रोटीन्स इन द सर्कुलेटरी, जो नॉर्मली उनकोटिक प्रेशर प्लाज्मा प्रोटीन सप्लाई करते हैं, रट्टे वाली बात है। लिम्फेटिक फ्लो डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन कैपिलरी ओनकोटिक प्रेशर। देखिए जब कैपिलरी ओनकोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कम बनेगा, ऐसे ही है, और वो कम बनेगा तो फिर लिम्फ कम बनेगा और लिम्फेटिक फ्लो भी कम होगा, सही है। तो फॉर्मेशन इसमें वही यही बातें मैंने अब इसमें आपने देख लेनी है, अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में हम डिस्कस कर लेंगे। इंक्रीज इन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फेवर्स फिल्ट्रेशन, बिल्कुल ऐसा है। इंक्रीज इन कैपिलरी ओनकोटिक प्रेशर और कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर ओपोजेस फिल्ट्रेशन, ये आपको पता है कि ग्लोमेरुलस के लेवल पे बातें हो रही हैं, इनका आपको आइडिया है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर की बात करें तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिक्रीजेस बाय 10% व्हेन बीपी डिक्रीजेस बाय 10%। तो ये बात है, ऐसे वैसे होती नहीं है, इसका आपको आइडिया है कि जो किडनीज है उनकी ऑटो रेगुलेशन होती है, बड़ी हाई रेंज के अंदर वो अपना फ्लो मेंटेन कर लेती है, सही है। तो इसका नहीं, ये सेंस नहीं बनती इस बात की ना, बीपी 10% कम हो गया तो जीएफआर भी 10% कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। एक खास रेंज थी 80 टू 120 या 110 तक, आई गेस एक खास रेंज है मीन आर्टेरियल प्रेशर की, इसके अंदर अंदर किडनीज अपना जीएफआर मेंटेन रखती है, ठीक है। इससे इसके ऊपर नीचे बात जाए तब थोड़ा सा चेंजेस आने शुरू होते हैं, अदरवाइज इसके अंदर ऑटो रेगुलेशन चल रही होती है। कहता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट increase by a drug is most likely by increasing the filtration coefficient, नहीं यार, तो वही फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट, अगर आपको पहला चैप्टर याद हो, मैं आपको पढ़ाया था फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट, एक अपनी गुर्दों की एक आपका लाइक स्ट्रक्चरल एक कैपेबिलिटी है, ठीक है ना। अगर गुर्दे ठीक हों तो वो 12.5, मैंने आपको बताया था 12.5 ml 1 मिनट में वो बनाते हैं, ठीक है ना। अगर अगर वो सारा मैंने आपको पढ़ाया था, एमएमएच इतना खास प्रेशर हो तो 1 mmHg अगर मैंने आपको बताया था होगा। खैर, तो असल चीज ये है कि ये तो एक अपनी प्रॉपर्टी है ना, कि ड्रग्स इसको चेंज भी नहीं कर सकते, ये वर्स हो सकती है। लेट्स सपोज किसी बंदे की कैपिलरीज की फाइब्रोसिस हो गई है, ग्लोमेरुलस की फाइब्रोसिस हो गई है, तो उसके गुर्दे इतना नहीं बना पाएंगे, उनका फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट कम हो जाएगा। आप कोई दवाई दे के इसको नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो इसका पता नहीं, इसको आपने चेक कर लेना है, मेरे हिसाब से बात गलत है। जीएफआर इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कोलोइड ऑनकोटिक प्रेशर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कहता है इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट इन हाइपरटेंसिव पेशेंट इज ड्यू टू इंक्रीज्ड ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर प्लस इंक्रीज्ड जीएफआर, ठीक है, सही है। व्हेन जीएफआर इंक्रीजेस proximal tubular reabsorption of salt and water is increased by increased, जी ये भी सही है। देखें इसमें ये है कि कहते हैं व्हेन जीएफआर इज इंक्रीज्ड, अगर जीएफआर ज़्यादा होगा तो उसमें रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी। जीएफआर ज़्यादा होने से जो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन होती है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि पेरीट्यूबुलर ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। ये थोड़ा सा तंग कर सकते हैं, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज ये अपने पास बॉम्बिस कैप्सूल है और ये प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल है, और लेट्स सपोज ये हमारे पास एक कैपिलरीज, ये ग्लोमेरुलस है, और ये पेरी जो पेरी ट्यूबुलर वेसल्स हैं, ठीक है, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के साइडों पे। अब होगा ये कि अगर ज़्यादा इधर फिल्ट्रेशन हो जाएगी, जीएफ जहाँ ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो जाएगी, ठीक है, जीएफआर ज़्यादा होगा, इन शॉर्ट जीएफआर ज़्यादा होगा, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि इधर जाने वाला जो रिमेनिंग ब्लड है वो ज़्यादा, उसका ऑन्कोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे ही ना वो ज़्यादा गाढ़ा होगा, और जब वो ज़्यादा ऑन्कोटिक प्रेशर वाला जब जाएगा तो उसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हो जाएगी, ऐसी है। तो ये उसने पूछा है, ये इम्पोर्टेंट बात है। इसका फ़ायदा ये है कि देखना, अगर आपने सपोज़ लेट्स सपोज़ ज़्यादा आपने फ़िल्टर कर लिया तो आपका सिर्फ
किडनीज़ ये तो नहीं फ़िल्टर करती, बुरी चीज़ें तो फ़िल्टर नहीं करती सिर्फ़, यूरिया क्रेट तो नहीं फ़िल्टर करती, ये तो अमाइनो एसिड्स भी फ़िल्टर करती है, ग्लूकोज़ भी फ़िल्टर करती है, तो ये चीज़ें तो आपको चाहिए। अगर ज़्यादा फ़िल्टर हो गई हैं तो उनको रीअब्ज़ॉर्ब भी ज़्यादा करना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो वो लॉस हो जाएगा। तो उसके लिए एक मैकेनिज़्म ये है, प्लाज़्मा प्रोटीन्स आर फ़िल्टर्ड थ्रू ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। अच्छा, इसके लिए बस यही आपको पता होना चाहिए कि प्लाज़्मा प्रोटीन्स क्यों फ़िल्टर नहीं होती, 2 वजूहात हैं, एक तो उधर पोर साइज़ भी छोटा होता है, दूसरा वहाँ नेगेटिव चार्ज होता है पोर्स के ऊपर और वो उसे रिपेल करती हैं प्रोटीन्स को, ठीक है? इस तरीके से। अच्छा, 50 ईयर ओल्ड मैन नोन टू हैव हिपैटोमा, तो हिपैटोमा था, उसको फिर डिपेंडेंट एडिमा है और रिलेटेड एब्डोमिनल वॉल वेन्स हैं, तो इंफीरियर वेना कैवा की ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया इस हिपैटोमा ने। और which of the following factors do not cause increase in edema? Arterial constriction से edema में cause नहीं होता as such. Most probable cause of edema in liver cirrhosis, albumin का ना बनना, पेशेंट है, जॉन्डिस है, जनरलाइज्ड एडिमा है, ascites है, पेट में पानी इकट्ठा हो गया, क्या वजह? पोर्टल हाइपरटेंशन, सही है। सीआरडी का पेशेंट है, उसको भी पेट में पानी इकट्ठा हो गया, एडिमा है, ascites है, तो इसमें क्या है, ऑन्कोटिक प्रेशर कम, दोनों चीज़ें चल रही होती हैं, आपको पता है सिरहोसिस हो रही होगी, उसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन ज़्यादा होगा, और एक बंदा है उसका अपने पास सिरोसिस होने की वजह से प्रोटीन्स नहीं बन रही, तो कोलेडल ऑन्कोटिक प्रेशर कम है। दोनों चीज़ें ज़्यादा हैं, दोनों चीज़ें सही हैं, उसने इधर एक आपको दे दिया कि अगर पोर्टल हाइपरटेंशन अगर है तो वो ज़्यादा प्रेफर करना है, सेकंड ऑप्शन में फिर आपने हाइपरबिमिया रखना है, लेकिन इतना कंफ्यूजिंग आता नहीं है, मेरे मेरे एक्सपीरियंस में तो नहीं आया। ये मतलब सिंपल ही होता है, आपको एक ही चीज़ बन रही होती है मोस्ट प्रोबेबली, अगर आपको चीज़ आती हो, नहीं आती हो फिर आप 2 में कन्फ्यूज़ हो रहे होते हो, लेकिन लॉजिकली वहाँ एक चीज़ बन रही होती है। A patient with severe malnutrition presented with jaundice, generalized dermatitis, the massive accumulation of fluid in abdomen is the result of decreased albumin. चलो भाई, अच्छा शौक आ गया, बस थोड़ा रह गया कि शौक क्या है, उसके अलावा कुछ लिपिड वगैरह के मुतालिक है, अभी के लिए इतना ही करते हैं।